औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, BS फिफ्थ सेमेस्टर कोर्स एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इससे पिछले लेक्चर में हमने हैवी मेटल्स के बारे में पढ़ा और उनकी जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं या उनके जो पोल्यूटेंट इफेक्ट्स हैं उनको डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम वाटर ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट क्या है और किस तरीके से आप पोल्यूटेड वाटर को ट्रीट कर सकते हैं, उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है, और इस तरीके से सेवेज ट्रीटमेंट जो है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि सेवेज वाटर को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रहा हूँ। जो टॉपिक जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये उस किताब से लिया गया है, केमिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट रिटन बाय स्पायरो। तो अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं, आज का जो लेक्चर है इज अबाउट वाटर एंड सेवेज ट्रीटमेंट। सेवेज ट्रीटमेंट और वाटर ट्रीटमेंट के हवाले से है कि वाटर ट्रीटमेंट क्या है और सेवेज ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में आज थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। कहा जाता है कि म्यूनिसिपैलिटीज जो होती हैं, जो वाटर सप्लाई करती हैं टू डोमेस्टिक एंड कमर्शियल, टू फॉर कमर्शियल एंड डोमेस्टिक पर्पसेस, ये एप्लीकेशंस, वो क्या करते हैं, इंश्योर फ्रीडम फ्रॉम डिजीजेस एंड टू एलिमिनेट ऑर्डर्स एंड टर्बिडिटी फ्रॉम वाटर। वो पानी से पोल्यूटेंट्स को रिमूव करते हैं ताकि वो डिजीज़ फ्री हो जाए, और उससे और जो बदबू होती है उसको भी रिमूव किया जाता है, और उसके अंदर जो टर्बिडिटी होती है, जो टर्बिडिटी होती है, उसको भी रिमूव किया जाता है बाय ट्रीटिंग इट थ्रू सेवरल स्टेप्स। और उसको मुख्तलिफ स्टेप से गुजारा जाता है, जिसमें हम तीन तरह के स्टेप्स का डिस्कस करेंगे: प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शियरी ट्रीटमेंट। वो सेवेज वाटर को भी ट्रीट करते हैं, सेवेज वाटर की भी ट्रीटमेंट करती है म्यूनिसिपैलिटीज़, और वाटर टू रिड्यूस वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, और साथ ही साथ यूट्रिफिकेशन प्रोसेस को भी जो है डिसलरेट और उसको रिड्यूस करने के लिए जो है वाटर या सेवेज वाटर को मोस्टली ट्रीट किया जाता है। इस तरह जो वाटर पोल्यूशन की बात की जाए कि वाटर पोल्यूशन को कैसे हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, या वाटर पोल्यूटेड वाटर को कैसे ट्रीट किया जाता है, फॉर्मल केस में ट्रीटमेंट को जो है शुरुआत की जाती है एरिएशन से। हवा जो है दाखिल की जाती है पानी के अंदर, और उससे जो पानी के अंदर जो बदबू होती है, ऑर्डर्स होते हैं, उसको रिमूव किया जाता है बाय पर्जिंग डिजॉल्व गैसेज एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो उसके अंदर मौजूद होते हैं, उनको उससे निकाला जाता है पानी से। हवा के ज़रिए हवा उसके अंदर जो है दाखिल की जाती है, जिससे उसके अंदर जो डिजॉल्व गैसेज होती हैं या जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनको रिमूव कर दिया जाता है। एरिएशन जब पानी में दाखिल की जाए तो उससे ये होगा कि जो आयरन +2 स्टेट में है वो +3 स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है, जो कि प्रेसिपिटेट हो जाता है, बैठ जाता है। और एडिशनल फेरिक आयन या एल्यूमिनियम आयन्स जो होते हैं, उनको ऐड किया जाता है पानी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट की शक्ल में। इनके सल्फेट साल्ट जैसे फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट जो है डाले जाते हैं अलॉन्ग विद लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, इन ऑर्डर टू एडजस्ट द पीएच, ताकि पीएच को एडजस्ट किया जाए। और उससे क्या होता है कि आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, जो क्या करते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स को ट्रैप कर देते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स को जकड़ लेते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहा जाता है। इससे जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है उनको वो ट्रैप कर लेते हैं सॉलिड पार्टिकल्स को, एंड दे आर देन प्रेसिपिटेटेड, वो नीचे की तरफ बैठना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और सस्पेंडेड पार्टिकल्स इस तरीके से जो वाटर सप्लाई है उससे रिमूव किए जाते हैं बाय एडिंग फेरस सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्लॉकुलेशन, इसको फ्लॉकुलेशन कहते हैं। जब प्रेसिपिटेट कलेक्ट हो जाए और उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, फिर फाइनली प्रेसिपिटेट को पानी से रिमूव किया जाता है, जिससे पानी जो है बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाता है, साफ़ हो जाता है। अगर डिज़ोल्व ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पानी के अंदर मौजूद हों तो उनको उनकी रिमूवल के लिए जो है ज़रूरी है कि आप पानी को एक्टिवेटेड चारकोल से गुजारते हैं। ख़ास किस्म का एक मतलब ये कि किस्म का फ़िल्टर होता है, एक किस्म का इससे क्या हो जाता है, फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस होती है। एक्टिवेटेड चारकोल से जब गुजरता है पानी तो उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर फिल्टर्ड आउट, वो पानी से फिल्टर्ड बाहर निकल जाते हैं, उनकी फ़िल्ट्रेशन हो जाती है,
लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव स्टेप है, क्योंकि आपके पास इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है और ये बहुत ही अनकॉमन स्टेप है। फाइनली क्या किया जाता है कि पोल्यूटेड वाटर को डिसइंफेक्टेंट उसके अंदर डाल दिया जाता है, आई इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन या क्लोरीन डाइऑक्साइड या ओजोन, टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो उसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं उनको मार दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, ताकि उसके बाद जो है पानी को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए प्रोवाइड किया जाता है। म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं पानी को इस तरीके से ट्रीट करती हैं। ये किसकी बात हम कर रहे हैं, ये जो आपके पास पोल्यूटेड वाटर है, पोल्यूटेड वाटर की जो ट्रीटमेंट है उसका हमने जिक्र किया। अब सेवेज ट्रीटमेंट की बात जो है बाद में करते हैं कि सेवेज ट्रीटमेंट क्या है। एक तो हमने जो है वाटर पोल्यूशन को रिमूव करने के लिए कि सेवेज सेवेज जो होता है, जो डिस्पोज या जो वेस्ट वाटर होता है, वेस्ट वाटर को उसके अंदर जो वाटर उसकी वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए जो हमने अभी डिस्कशन की, जो डिस्कशन हमने ऊपर की है, इट वाज जस्ट टू रिमूव द वाटर पोल्यूटेंट्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं या डिजॉल्व पार्टिकल्स जो हैं उनको, ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स मोस्टली और इसके साथ साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रिमूव करने के लिए आप जो है इस तरीके से पानी को ट्रीट करते हैं। सेवेज ट्रीटमेंट की जब बात की जाए तो सेवेज ट्रीटमेंट जो है बेसिकली ये डिपेंड करता है, इट रिलाइज टू ए लार्ज एक्सटेंट ऑन सेटलिंग एंड स्क्रीनिंग टू रिमूव सॉलिड्स। सॉलिड्स जो होते हैं पानी के अंदर मौजूद होते हैं, सॉल्ट सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए सेवेज ट्रीटमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कौन से प्रोसेसेस पे, इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस की जाते हैं, एक को सेटलिंग प्रोसेस कहते हैं और एक को स्क्रीनिंग प्रोसेस कहते हैं। और इसको कलेक्टिवली, इस सेपरेशन को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, इसमें बुनियादी तौर पर जो है जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं पानी के अंदर, उनको रिमूव किया जाता है बाय सेटलिंग एंड स्क्रीनिंग प्रोसेस। और इस ट्रीटमेंट को प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं। मोस्टली जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं वो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद, क्योंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है उसमें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ऊपर जो हम उसका जिक्र भी कर चुके हैं कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में आपके पास एल्यूमिनियम सल्फेट और फेरिक सल्फेट जो है डाला जाता है पानी के अंदर टू रिमूव दी सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर। विद दिस प्रोसेस नोन एज फ्लाकुलेशन, इसको फ्लाकुलेशन कहते हैं, इसको प्राइमरी ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। फिर म्यूनसिपैलिटीज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी करती हैं पानी का। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि उसमें बैक्टीरिया जो है पानी के अंदर डाला जाता है, एरोबिक बैक्टीरिया, जो कि मेटाबोलाइज करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को और उसको कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड में। और इस तरीके से बीओडी जो है पानी की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, सब्सटेंशियली रिड्यूस हो जाती है। क्यों वो रिड्यूस हो जाती है? क्योंकि आपके पास ऑर्गेनिक मैटर जो होता है पानी के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में बाय एरोबिक बैक्टीरिया। अगर सेवेज वाटर को जो है, अगर सेवेज को मेटाबोलाइज ना किया गया तो इससे क्या होगा कि जो वेस्ट वाटर है उसके अंदर चूंकि ब्यूडी बहुत ज़्यादा होगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो क्या कर लेती है, इट ओवरवेल्म्स द ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी ऑफ रिसीविंग वाटर्स। जिन पानी में इस वेस्ट वाटर को डाला जाता है फिर उसमें क्या करता है कि उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी है उसके ऊपर जो है बीओडी या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो ओवरवेल्म हो जाती है, उसके ऊपर हावी हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पास खास किस्म की एक खास किस्म की कंडीशन पैदा हो जाती है, जिसको यहाँ पर जो इन्होंने जिक्र किया है उसका कि लीडिंग टू एनॉक्सिक कंडीशंस। उससे आपके पास ऑक्सीजन की जो मिकदार है पानी के अंदर बहुत कम हो जाती है या ना होने के बराबर हो जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो मछलियाँ होती हैं या जो और एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती हैं। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है वेस्ट वाटर, इसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट के में ये भी किया जाता है, एक तो आप एरोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ साथ इस तरह सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ये भी किया जा सकता है कि वेस्ट वाटर को स्प्रे किया जाता है और बेड ऑफ सैंड और ग्रेवल, रेत के ऊपर या बजरी के ऊपर उसको जो है स्प्रे किया जाता है, जिसको जिसको जो आपके पास जो बजरी है या जो रेत है उसको कवर किया जाता है एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इसमें बहुत बुनियादी तौर पर क्या किया जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में कि जो वेस्ट वाटर होता है जो प्राइमरी ट्रीटमेंट से गुजारा जा चुका हो, जिससे सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव किया जा चुका हो, फिर उसको आप क्या करते हैं, उस वाटर को आप जो है स्प्रे करते हैं और बेड ऑफ सैंड और ग्रेवल जिसके ऊपर जो है जिसको कवर किया जाता है एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और इस तरीके से एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होती है उसके अंदर जो मौजूद ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, उसको मेटाबोलाइज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। या इसके साथ इसके अलावा और भी क्या क्या किया जा सकता है कि माइक्रोब्स के साथ पानी को मिक्स किया जाता है एक रिएक्टर में, ये एजिटेट किया जाता है,
जिससे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है या ऑर्गेनिक मैटर है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। एट द एंड क्या होगा कि आपके पास बीओडी जो होती है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, वो बहुत कम हो जाती है पानी की, और तकरीबन जो है 90% तक वो कम हो जाती है। ये कहा जाता है चूंकि माइक्रोब्स जो है वो ऑर्गेनिक मैटर को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन ये साथ साथ जो है इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं कुछ नए सेल्स में। क्योंकि आपके पास बैक्टीरिया जब ग्रो करता है तो उसको बैक्टीरियल कल्चर कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या एरोबिक बैक्टीरिया जो उसका अपना ग्रोथ होती है, कल्चरल ग्रोथ होती है, तो उसमें जो नए बनने वाले सेल्स होते हैं उनके अंदर इन ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है। जो ऑर्गेनिक मैटर है जो मेटाबोलाइज करते हैं वो न्यू सेल्स के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, दाखिल हो जाता है। फिर इन सेल्स को क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, वक्त के साथ साथ इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है, और इसको उसको उस स्लज में डाला जाता है जो प्राइमरी सेटलिंग टैंक से रिसीव किया जाए, जिसको प्राइमरी ट्रीटमेंट जिसका किया जा चुका हो उस स्लज में इसको डाला जाता है। स्लज इज सेमी सॉलिड मटेरियल, उसके अंदर इसको डाला जाता है। इस जो आपके पास न्यूली हार्वेस्टेड बैक्टीरिया है या एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको उन स्लज में डाला जाता है। स्लज डिस्पोजल जो है एक मेजर इशू है सेवेज ट्रीटमेंट में, इसको डिस्पोज कैसे किया जाए स्लज को। सिंस ये कहा जाता है कि ज़्यादातर चूंकि स्लज जो है ऑर्गेनिक मैटर पर मुश्तमिल होता है, इसलिए स्लज जो है एक एक्सीलेंट फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसकी एप्लीकेशन जो है क्रॉपलैंड के लिए एज ए सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर ये रिस्ट्रिक्टेड है, इसके ऊपर पाबंदी है, क्योंकि इसके अंदर फ्रीक्वेंटली जो है हैवी मेटल्स या टॉक्सिक मेटल्स जो है मौजूद होते हैं, जो ज़्यादातर वेस्ट वाटर में फ्लश किए जाते हैं फ्रॉम डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सोर्सेज। तो आपके पास स्लज को एज ए सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के ऊपर पाबंदी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिक मेटल्स मौजूद होते हैं या हैवी मेटल्स मौजूद होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिसके बारे में हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो है अफेक्ट करते हैं और बायो एक्यूमुलेट होते हैं प्लांट ऑर्गन्स में, और फिर ये बायो ट्रांसफर होते हैं कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है टू एनिमल्स वेयर दे कैन हैव डेडली इफेक्ट्स ऑन एनिमल्स एंड ह्यूमन हेल्थ। इसे इसके अलावा जो आपके पास इसके साथ साथ जो टॉक्सिक मेटल्स हैं वो स्लज में या सेवेज वाटर में या वेस्ट वाटर में अर्बन रन ऑफ से भी जो है दाखिल होते हैं। अगर आपके पास जो स्ट्रॉन्ग ड्रेन्स हैं वो कनेक्ट हो सिवर लाइंस के साथ, गटर की लाइन, जो गंदा पानी है उसके साथ, अगर उससे जो है सड़कों से बहता हुआ पानी जो है अगर वो गटरों में दाखिल हो जाए तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर, या जो गंदा नकास का पानी है उसके अंदर दाखिल हो जाए तो उससे टॉक्सिक मेटल्स की कंसंट्रेशन जो है वो वेस्ट वाटर में ज़्यादा हो जाती है। अल्टरनेटिवली स्लज को आप जो है अगर, क्योंकि स्लज जो है एक बहुत ही मेजर इशू है इसको डिस्पोज करना, तो एक तरीक़ाकार ये भी है कि स्लज को इंसिनरेट किया जाता है, इसको जलाया जाता है, और इससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है फॉर हीटिंग पर्पस एंड फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। और इसका एक दूसरा वो भी है अल्टरनेटिव, ये है कि इसको कन्वर्ट किया जाए, स्लज को जो है मेजर इसका जो कुछ हिस्सा है मीथेन गैस में कन्वर्ट किया जाता है। किस तरीके से कि आप इसके ऊपर एनारोबिक बैक्टीरिया जो है इसको एक्ट करते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया जो है इसको कन्वर्ट करता है मीथेन गैस में, जो कि एक हाई क्वालिटी फ्यूल है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, एक पावरफुल एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से ऐसे इलाके जहाँ पे या ऐसे ममालिक जहाँ की जिनकी इकोनॉमी बहुत पुअर हो, और साथ में अगर लोकल अपोजिशन जो है ये भी आपके पास इसको मिलिटेट करती है, अगेंस्ट है इसके दी कन्वर्जन ऑफ स्लज टू मीथेन। कंसिक्वेंटली ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार जो है स्लज की, इट कैन बी एंडेड अप इन लैंडफिल्स, ढेरों पे इसको डाल दिया जाता है। जो गंद के ढेर होते हैं, लैंडफिल्स, डंप साइट्स, उसके ऊपर स्लज को डाला जाता है। और अगर लैंडफिल्स भी स्लज से भर जाएं तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर जो होगा वो क्रॉप प्लांट एप्लीकेशन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्रॉप के तौर पे, क्रॉप में एज ए फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया जाए। लेकिन वहाँ पे फिर आपके पास हैवी मेटल्स का जो इशू है वो बहुत एक मतलब एक सब्सटेंशियल इशू है, एक सिग्निफिकेंट इशू है, कि आप क्या करेंगे कि टॉक्सिक मेटल्स जो उसके अंदर मौजूद है उनकी रिमूवल जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर अगर आप टॉक्सिक मेटल्स को भी स्लज से रिमूव कर दें
तो उससे होगा कि आपके पास जो स्लज है इट कैन बिकम अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर। ये बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है इंस्टेड ऑफ एन एनवायरमेंटल डिस्पोजल प्रॉब्लम। कि एनवायरमेंटल डिस्पोजल प्रॉब्लम की बजाय इसको जो है एज ए गुड फर्टिलाइजर, एज एन एक्सीलेंट फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जा सकता है अगर इससे टॉक्सिक मेटल्स या हैवी मेटल्स को रिमूव कर दिया जाए। ऑल्दो सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है ये बहुत इफेक्टिव है कि इससे आप बीओडी को रिड्यूस कर सकते हैं पानी के अंदर, जैसे कि एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं और जिसमें ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, जिससे बीओडी रिड्यूस हो जाती है। लेकिन इससे ये होगा कि आपके पास इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट से जो इनऑर्गेनिक आइंस हैं उसकी कंसंट्रेशन में बहुत कम हद तक, बहुत बहुत जो है बहुत ही कमी, बहुत बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक जो आइंस हैं वो इतने रिड्यूस नहीं होते, उनकी कंसंट्रेशन इतनी रिड्यूस नहीं होती। पर्टिकुलरली जो अमोनियम आयन है, नाइट्रेट आयन है और फॉस्फेट आयंस हैं, जो इनऑर्गेनिक आयंस हैं, ये इवन सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद भी पानी के अंदर इनकी सब्सटेंशियल क्वांटिटीज मौजूद होती है, क्योंकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट से इनकी जो मिकदार है या इनकी जो क्वांटिटीज है वो सब्सटेंशियली रिड्यूस नहीं होती हैं। और ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये वो आयंस हैं जिससे यूट्रोफिकेशन प्रोसेस एक्सेलरेट होता है। The lakes and streams are converted into lands। तो उससे ये होगा कि आपके पास वो यूट्रोफिकेशन होती है। यूट्रोफिकेशन प्रोसेस की जो है इन आयंस की वजह से होता है। इस वजह से आप क्या कहेंगे, रिसीविंग वाटर्स, ऐसा है अगर पानी के अंदर वेस्ट वाटर अगर उसको प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट से गुजारा जाए, उसके बावजूद भी उसके अंदर इनऑर्गेनिक आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से अगर वेस्ट वाटर दरियाओं या नदियों में बहेगा तो वहाँ पे ये वो उनको उस नदी को, उस स्ट्रीम को या उस दरिया को उसकी यूट्रोफिकेशन करेगा, उसको यूट्रॉफी करेगा, उसकी जो है उसको कन्वर्ट करेगा मार्शेस में, दलदलों में कन्वर्ट कर देता है। यूट्रोफिकेशन प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देता है। अब जो आपके पास क्या है कि आप इस को करने के लिए कि आप जो इन आयंस हैं इनको रिमूव करने के लिए, जो इनऑर्गेनिक आयंस हैं इनको रिमूव करने के लिए जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसको टर्शियरी ट्रीटमेंट कहते हैं। उसकी जो है डायग्रामेटिक जो फ्लो चार्ट है वो भी हम डिस्कस करते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट का, प्राइमरी ट्रीटमेंट का और फिर टर्शियरी ट्रीटमेंट का भी डिस्कस करते हैं। सेकेंडरी टर्शियरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है कि फॉस्फेट को रिमूव किया जाता है बाय प्रेसिपिटेशन विद लाइम। लाइम के साथ इसको मिक्स किया जाता है जिससे एक इनसोल्युबल मिनरल बनता है जिसको हाइड्रोक्सी एपेटाइट कहते हैं, जिसका फार्मूला आपके पास नीचे दिया गया है। ठीक है, और फिर इसको क्या किया जाता है, इंसेनरेट किया जाता है, इसको बर्न किया जाता है और फिर इससे कैल्शियम कार्बोनेट जो है वापस का जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको फिर आप जो है रिसाइकल कर लेते हैं लाइम को, फिर इसको दोबारा जो है इस्तेमाल किया जाता है। मैं अभी इसका फ्लो चार्ट भी डिस्कस करता हूँ। अमोनियम आयन को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, अमोनियम आयन को वॉलेटाइल अमोनियम में कन्वर्ट किया जाता है बाय एडिंग लाइम। उसमें लाइम डाला जाता है अमोनियम आयन में, जिससे क्या होगा कि लाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन देता है और वो अमोनियम आयन को अमोनियम आयन को अमोनियम में कन्वर्ट कर देता है, वॉलेटाइल अमोनियम में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इससे पीएच इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेसिक है तो उससे पीएच इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से पीएच को एडजस्ट करने के लिए, उसको लोअर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके अंदर इंजेक्ट की जाती है इन ऑर्डर टू रिप्रेसिपिटेट लाइम, ताकि लाइम को रिप्रेसिपिटेट किया जाए, उसकी रिप्रेसिपिटेशन की जाए। फाइनली आप क्या करते हैं, जो रिमेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं पानी के अंदर जो मौजूद होते हैं उनको रिमूव किया जाता है विद एक्टिवेटेड चारकोल। उनकी फिल्ट्रेशन की जाती है एक्टिवेटेड चारकोल की। उसके बाद उसके अंदर डिसइंफेक्टेंट डाला जाता है, जिसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि आया वो क्लोरीन होगा या क्लोरीन डाइऑक्साइड होगा या ओजोन होगा, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया जो होते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, उनको वो रिमूव करता है, उनको किल कर देता है, मार देता है पानी के अंदर। ये खास किस्म के कंपाउंड्स हैं, क्लोरीन है या ओजोन है या क्लोरीन डाइऑक्साइड। these are used as disinfectants. These treatment steps are at significantly जो ट्रीटमेंट स्टेप्स हैं ये बहुत कॉस्टली हैं जो टर्शियरी ट्रीटमेंट में। फॉर एग्जांपल अमोनिया की जो स्ट्रिपिंग प्रोसेस है जिसमें अमोनिया को जो है अमोनिया माइन से अमोनिया का बनाया जाता है, इट इज एनर्जी, इट यूजेस एनर्जी, इट इज एनर्जी कॉस्टली प्रोसेस, इट यूजेस एनर्जी, से एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी दरकार है। तो एक अल्टरनेटिव स्टेप यूज़ किया जाता है जिसमें एनर्जी कम से कम इस्तेमाल हो। उसमें क्या होता है कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इस्तेमाल किया जाता है जो अमोनियम आयन को नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट करता है, और फिर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इस्तेमाल किया जाता है जो नाइट्रेट आयन को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करता है। लेकिन इस बैक्टीरिया को, नाइट्रीफाइंग और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए आपको केयरफुल
ग्रोथ कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है, इनके बैक्टीरियल कल्चर को ग्रो करने के लिए आप बहुत ही मोहतात किस्म की कंडीशंस जो हैं या बहुत ही केयरफुल कंडीशंस रिक्वायर्ड है। एक दूसरा अल्टरनेटिव प्रोसेस भी है इज टू स्प्रेड द सेकेंडरी ट्रीटेड वाटर। सेकेंडरी ट्रीटेड वाटर को आप क्या कर देते हैं, उसको स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं एक गीली ज़मीन पर, वेटलैंड पे, जिसमें एफिशिएंटली जो है फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स जो है वो क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं, उसकी फिल्ट्रेशन हो जाती है। ठीक है, अब मैं आपके साथ जो फ्लो चार्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ, पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट का फ्लो चार्ट, फिर हम टर्शियरी ट्रीटमेंट का फ्लो चार्ट डिस्कस करते हैं। अगर आप देखें इसमें रॉ वेस्ट वाटर जो है, जिसको हम वेस्ट वाटर कहते हैं, जो मोस्टली इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है, जो इंडस्ट्री से निकलता है या डोमेस्टिक घरों से निकलता है, उसको जो बीओडी है वो वैल्यू भी उन्होंने बताई है, दैट इज 200 मिलीग्राम पर लीटर। एमोनियम आयन की कंसंट्रेशन भी इसमें बताई है, दैट इज 30 मिलीग्राम पर लीटर, और फॉस्फेट आयंस की कंसंट्रेशन भी बताई है, दैट इज 25 मिलीग्राम पर लीटर। और कंसर्वेटिव का आपके पास इसकी जो अमाउंट है वो 1 लीटर है। इसकी पहले क्या की जाती है, स्क्रीनिंग की जाती है, इससे लार्ज सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है, इससे इसको गुजारा जाता है ग्रेवल से, जो फिल्ट्रेशन होती है, जो बड़े बड़े मटेरियल्स होते हैं इसके अंदर, जो मतलब स्क्रीनिंग की जाती है, जो बड़े तैरते हुए, जैसे इसके अंदर अगर लकड़ी के पीसेज हैं या लिफाफे हैं, जो शॉपिंग बैग्स जिसे कहते हैं, वो तैर रहे हैं, या उसके अंदर बड़े बड़े लार्ज मटेरियल्स, उनको रिमूव किया जाता है, उसको फिल्ट्रेशन की जाती है उनकी, उसको रिमूव किया जाता है। फिर उसके बाद सेडिमेंटेशन या फ्लॉकुलेशन प्रोसेस किया जाता है, जिसके अंदर जिसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं पानी के अंदर, उनको फ्लॉकुलेट किया जाता है बाय यूजिंग एल्यूमिनियम सल्फेट और फेरस सल्फेट। और फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि जो स्लज बनता है, प्राइमरी स्लज, जो सेमी सॉलिड मटेरियल है, उसको छोड़ दिया जाता है, जिसकी थिकनिंग होती है, फिर वो ड्राई होता है, खुश्क होता है। फिर इसको क्या किया जाता है कि एनारोबिक बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं इसके ऊपर, एनारोबिक बैक्टीरिया, या इसकी इंसिनरेशन भी की जाती है, इसको जलाया भी जा सकता है, या एनारोबिक बैक्टीरिया से इसको मीथेन गैस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, पिछले अभी सारी डिस्कशन हमने की है। फिर उससे सॉलिड डिस्पोजल बनता है, सॉलिड मतलब इसको सॉलिड मटेरियल बनता है, जिसको डिस्पोज किया जाता है आसानी से, आप जो है लैंडफिल्स पे इसको या डंप साइट्स पे डिस्पोज कर देते हैं। अब जो आपके पास जो सेडिमेंटेशन से जो एफ्लुएंट बनता है, वो एफ्लुएंट जो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट से गुजारा जाता है, सब्जेक्टेड टू सेकेंडरी ट्रीटमेंट। उसमें क्या किया जाता है कि एक्टिवेटेड स्लज को एरोबिक रिस्पायरेशन जो है, जो आपके पास मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसके अंदर एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं, या एक इसको जो है, जिसके ऊपर हमने अभी डिस्कशन भी की है कि इसको ग्रेवल या सैंड बेड, जिसको कवर किया जाता है एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, फिर उसके अंदर एयर दाखिल की जाती है, क्योंकि आपको एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है एयर की ज़रूरत पड़ती है फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट जो है यहाँ पर रिलीज होती है। इसकी क्या हो जाती है, इसकी ब्यूटी जो है कम हो जाती है यहाँ पर एफ्लुएंट की। और फिर इसकी क्लैरिफिकेशन जो है, सेडिमेंटेशन एफ्लुएंट जो है, रिसीविंग वाटर जो आपके पास आते हैं, इसकी क्लैरिफिकेशन की जाती है, इसको क्लैरिफाई जो है किया जाता है, क्योंकि आपके पास जो वाटर है वो क्लियर होता है, क्लैरिफिकेशन हो जाती है। अगेन इसकी सेडिमेंटेशन की जाती है, और इससे एफ्लुएंट जो बनता है, जो निकलता है, पानी जो निकलता है, उसकी ब्यूटी वैल्यू जो है वो आप देख सकते हैं 200 मिलीग्राम से रिड्यूस होकर 25 मिलीग्राम पर लीटर हो जाती है। और अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन जो है वो भी कम हो जाती है, दैट इज फ्रॉम 30 मिलीग्राम लीटर टू 20 मिलीग्राम लीटर। और फॉस्फेट आयंस की कंसंट्रेशन जो है सच रहती है, जो आपके पास इनिशियल रॉ वेस्ट वाटर में मौजूद है। अच्छा, ये टिपिकली 50% स्लज को आप डाइजेस्ट कर सकते हैं एनारोबिकली टू प्रोड्यूस मीथेन गैस, जैसे कि इसके ऊपर हमारे डिस्कशन कर चुके हैं। और ड्राई स्लज को आप इस्तेमाल करते हैं, इंसिनरेट कर सकते हैं, इसको जलाया जा सकता है टू obtain एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जो जो लास्ट हमारे पास है, वो जो ट्रीटमेंट है, दैट इज द टर्शियरी ट्रीटमेंट, इसका भी जिक्र यहाँ पे किया गया है, जो सेकेंडरी ट्रीटेड वाटर होता है या सेकेंडरी एफ्लुएंट होता है, जिसके अंदर अमोनिया और फॉस्फेट आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। इसको गुजारा जाता है लाइम से, लाइम कैल्शियम कार्बोनेट, और वो फॉस्फेट आयंस को क्या कर देता है, प्रेसिपिटेट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट। और हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो है, ये चूंकि लाइम स्लज है, इसको क्या किया जाता है, लाइम स्लज को फर्नेस में दाखिल किया जाता है, भट्टी में दाखिल किया जाता है, जिसमें इसको गर्म किया जाता है, और उससे कैल्शियम ऑक्साइड बनती है। फिर कैल्शियम ऑक्साइड को अगेन ट्रीट करते हैं वाटर के साथ, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं,
और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इज अ रिसाइकल्ड जो है लाइम इस्तेमाल होता है इन ऑर्डर टू precipitate phosphate again in the form of hydroxyapatite। और यहाँ पर इसकी ट्रीटमेंट से जो आपके पास जो बनता है, जिससे आप फॉस्फेट आइंस रिमूव हो जाते हैं, जो एफ्लुएंट होता है उसको एंटर किया जाता है लाइम में, जिसमें एक्सेस ऑफ लाइम मौजूद है, लाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और यहाँ पर पीएच जो है वो 11 होता है। और अमोनियम आइंस जो होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आइंस के साथ रिएक्ट करके अमोनिया और वाटर बनाते हैं। इस तरीके से अमोनिया जो है वो भी जो है आपके पास वो आपके रिमूव हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन जो है वो भी रिमूव हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, दैट इज अ वॉलेटाइल गैस। फिर क्या किया जाता है कि चूंकि इसका पीएच जो है 11 है, इसके पीएच को मेंटेन करने के लिए फिर इससे कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर इंजेक्ट की जाती है। कार्बोनिक एसिड जो है इसके साथ लाइम के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिस और कैल्शियम कार्बोनेट अगेन स्लज है और इसको दोबारा फर्नेस में एंटर किया जाता है और इससे कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इसकी हीटिंग या डिकम्पोजिशन से या थर्मल डिकम्पोजिशन से जो अगेन जो है वाटर के साथ ट्रीट करके एज अ रिसाइकल्ड लाइम इस्तेमाल किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रेसिपिटेट फॉस्फेट आयंस। इस प्रोसेस को रिकार्बोनेशन या लाइम प्रेसिपिटेशन या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इसमें पीएच जो है वो रिड्यूस हो जाता है फ्रॉम 11 टू 7। फिर इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी रिमूवल की जाती है एक्टिवेटेड चारकोल से, और एक्टिवेटेड चारकोल को फिर उनकी जो आपके पास जो पानी एफ्लुएंट होता है उसकी क्लोरिनेशन की जाती है। और फाइनली आपके पास जो है टर्शरी ट्रीटेड वाटर जो है उसकी बीओडी जो है इट इज लेस देन 1 मिलीग्राम पर लीटर। Phosphate ion is range in the range of 0.2 to 1 milligram per liter. Ammonium ions are in the range of 0.3 to 1.5 milligram per liter as। तो आपके पास ये आपके पास आ गया आपके टर्शरी ट्रीटमेंट का जो रिजल्ट है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट से आप पानी को इस तरीके से उसको उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है यहाँ तक अख्ताम पजीर हो जाता है और आज का ये जो आपका चैप्टर है ये भी यहाँ तक अख्ताम पजीर हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद डिस्कशन जो है करेंगे अबाउट दी नेक्स्ट चैप्टर। तो तब तक के लिए मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। तो आज का लेक्चर जो है मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तो अल्लाह।